रमेश अपनी पत्नी रेशमा के साथ रहता था। वो स्कूल के बाहर आइसक्रीम का ठेला लगाया करता था, लेकिन ठंड के दिन आने वाले थे, इसलिए वो बहुत परेशान था। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं रेशमा, ठंड के दिन आने वाले हैं। आइसक्रीम की बिक्री पहले जितनी नहीं होगी। ये ठंड गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही बात है, लेकिन कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। वही सोच रहा हूँ, कैसे इस ठंड को काटा जाएगा। एक दिन रमेश सुबह से ही आइसक्रीम का ठेला लगाकर खड़ा था, लेकिन उसे कोई ग्राहक नहीं मिला। उसकी सारी की सारी आइसक्रीम धरी की धरी रह जाती है। तभी एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ रमेश के ठेले के पास आइसक्रीम खाने की जिद करने लगता है। मम्मी, मुझे आइसक्रीम खानी है। नहीं बेटा, ठंड के मौसम में आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाएगा। मुझे ना मम्मी आइसक्रीम बहुत पसंद है, एक खाने दो ना। चल, मैं तुझे सूप पिलाती हूँ। ठंड के दिनों में आइसक्रीम खाना अच्छा नहीं होता। रमेश अपना ठेला लेकर वहाँ से चला जाता है। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन उसकी एक भी आइसक्रीम नहीं बिकी थी। उदास मन से वापस वो घर की ओर चल पड़ता है। क्या हुआ? आप मुंह लटकाकर क्यों बैठे हैं? ठंड बढ़ती ही जा रही है और इस बार हमारे शहर में हर बार से ज्यादा ठंड पड़ी है। इसीलिए हर माँ बाप अपने बच्चे को आइसक्रीम खाने से रोक रहे हैं। लेकिन हम जैसे छोटे व्यवसाय वाले लोग क्या कर सकते हैं? हम अपना काम तो नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ठंड के मारे रमेश और रेशमा का बुरा हाल हो जाता है। व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो जाता है और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। इस वजह से उनका मकान मालिक भी उन्हें घर से निकाल देता है। वो सड़क के किनारे रहकर अपना गुजारा करने लगते हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में हमारे पास रहने के लिए अपना घर तक नहीं है, कोई काम भी नहीं मिल रहा। तुम चिंता मत करो, सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। एक दिन रमेश खाने के लिए कुछ सामान लाने जा रहा होता है। तभी एक तेज रफ्तार में आती गाड़ी रमेश को टक्कर मार देती है। ये गाड़ी उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे की होती है, जिस स्कूल में बाहर रमेश आइसक्रीम बेचा करता था। ये तो हमारे स्कूल के बाहर आइसक्रीम का ठेला लगाने वाले अंकल हैं। माफ करिए भाई साहब, ठंड की वजह से कोहरा हो गया है, जिस वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा और गाड़ी आपसे जाकर टकरा गई। हे भगवान, इस धरती पर गरीब को रहने की कोई जगह है या नहीं? एक तरफ ये ठंड और ऊपर से इनका एक्सीडेंट हो गया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। ये जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तब तक आप लोग मेरे घर पर रुक सकते हैं। सुरेश अपनी गाड़ी में रेशमा और रमेश को लेकर जाता है, जिसमें ठंड से बचने के लिए हीटर लगा होता है। ये कैसा जादू है? बाहर कितनी ठंड है और यहाँ गर्मी लग रही है। बहन जी, गाड़ी में हीटर चल रहा है, इस वजह से बाहर का टेम्परेचर और गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर अलग है। रेशमा ये सब देखकर हैरान हो जाती है। इससे पहले उसने कभी भी ऐसी चीजों के बारे में सुना भी नहीं था। सुरेश हॉस्पिटल में रमेश का इलाज करवाता है और उसे अपने घर लेकर जाता है। जब तक आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। आपने हमारे लिए इतना किया, वही काफी है। आपके पास हमारे लायक अगर कोई काम हो तो बताइए। आप मेरे घर की केयर टेकर का काम कर सकती हैं और रमेश जब ठीक हो जाए तो वो ड्राइवर का काम कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें काम देने के लिए। रमेश और रेशमा सुरेश के घर में रहने लगते हैं। रेशमा घर का सारा काम करने लगती है। रेशमा जब बर्तन धोने के लिए किचन में जाती है तो वहाँ नल से गर्म पानी निकलने लगता है। यहाँ बर्तन धोने के लिए गर्म पानी आता है और एक आम गरीबों को पीने का पानी भी नसीब नहीं होता। रेशमा फटाफट बर्तन धोकर सुरेश के बच्चे को सुलाने लगती है। वो देखती है कि वहाँ एक मखमल का कंबल रखा हुआ है जो बेहद ही कोमल है। मैंने आज तक इतनी कोमल चादर कभी नहीं देखी। हम गरीबों को तो चटाई भी मिल जाए सोने के लिए तो बहुत बड़ी बात है। रेशमा ये सारी बातें रमेश को जाकर बताती है। अमीरों की दुनिया कितनी अलग है हमसे। हम जिंदगी भर कितना भी काम कर लें, लेकिन इनकी तरह जिंदगी नहीं जी सकते। यहाँ तो हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। ठंड से बचने के लिए तरह तरह के उपाय हैं।
ये ठंड सभी के लिए एक जैसी नहीं होती। अगले दिन सुरेश रेशमा को गर्मा गर्म नाश्ता बनाने को बोलता है। आज मैंने घर पर विंटर पार्टी का प्लान किया है। मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। तुम ये क्या होता है? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बारबेक्यू एक तरह का चूल्हा होता है जिसमें सब्जियां, पनीर और गोश्त सेक कर ठंड के दिनों में खाए जाते हैं। ठीक है बाबू साहिब, मैं इसकी तैयारी करती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रमेश बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और वो भी उसी घर में ड्राइवर का काम करने लगता है। दिन में रमेश सुरेश को गाड़ी में बैठाकर ले जा रहा था। यहाँ के लोगों की तो गाड़ी भी गर्म रहती है। अमीरों को ठंड का बिल्कुल एहसास नहीं होता। इनके कपड़े नर्म, मुलायम और गर्मी का एहसास दिलाते हैं। ऐसा नहीं है, हमें ठंड का एहसास है। इस मुकाम तक आने के लिए मैंने भी बहुत चप्पलें घिसी हैं, इसीलिए दूसरों की परेशानी को कम करने की कोशिश करता। मैं समझ गया साहब, हर कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाता है। रमेश और रेशमा मन लगाकर सुरेश के घर में काम करने लगते हैं और अपनी कमाई से थोड़े पैसे गरीबों की मदद करने के लिए भी देने लगते हैं। एक शहर में आलोक रहता है। आलोक एक बड़ा बिजनेसमैन है। आलोक की एक बेटी है जिसका नाम नेहा है। आलोक की पहली पत्नी की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। अब आलोक ने दूसरी शादी रंजना से की है। रंजना आलोक और नेहा का बहुत ध्यान रखती है। रंजना सुबह सुबह आलोक के लिए बेड टी लेकर आई। अरे रंजना, तुम सिर्फ हम दोनों का ही ध्यान रखती हो, अपना भी ध्यान रखा करो। तुम दोनों के अलावा अब है भी कौन मेरा? हाँ, लेकिन तुम सुबह देर तक सो जाया करो। ये चाय वगैरह मैं खुद ही बना लूंगा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मुझे 1 महीने के लिए विदेश जाना है। तुम अपना और नेहा का ध्यान रखना। पर हम दोनों 1 महीने तक कैसे रहेंगे? मैं रोजाना वीडियो कॉल करता रहूंगा। मुझे भी कुछ काम था। हाँ बोलो ना। ये नेहा के स्कूल का फॉर्म था, इस पर आपके साइन चाहिए थे। अरे तुम इतनी सफाई क्यों दे रही हो? मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। लाओ, बिना पढ़े ही साइन कर देता हूँ। पहले आप पढ़ तो लो। तुमने पढ़ लिया मतलब मैंने भी पढ़ लिया। आपको कब निकलना है विदेश? आज शाम को ही मैं अपने एटीएम और क्रेडिट कार्ड देकर जाऊंगा और घर पर रखा कैश भी तुम इस्तेमाल कर लेना। आलोक ने पेपर्स पर साइन कर दिए और शाम को विदेश भी चला गया। नेहा अपने कमरे में सो रही है। आज उसको जगने में बहुत लेट हो गया। नेहा की आंख खुली तो उसने देखा कि आज माँ ने जगाया नहीं है। माँ, आज आपने जगाया क्यों नहीं? और नाश्ता भी नहीं है? हाँ हाँ, तेरी ही सेवा में तो लगूंगी मैं, क्योंकि तू तो कहीं की महारानी है ना, जो हर सुबह तुझे जगा कर नाश्ता कराऊं। माँ, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। जाकर अब किचन में बर्तन मांज ले। माँ, मुझे तो बर्तन मांजने आते ही नहीं है। मांजने नहीं आते तो बर्तनों में खाना कैसे आता है? चुपचाप जा और सारे बर्तन साफ कर दे। और हाँ, बिल्कुल चमचमाते हुए बर्तन चाहिए मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज माँ को क्या हो गया है? मेरे साथ इतना अजीब और गंदा बर्ताव क्यों कर रही है? अब जल्दी से बर्तन धो देती हूँ। अगर समय से बर्तन ना धोए तो ना जाने ये क्या करे। नेहा किचन में जाकर जैसे तैसे बर्तन साफ करती है और उसको अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती है। नेहा ने बर्तन साफ किए और अपने कमरे में चली गई। दोपहर को नेहा को भूख लगी और वो अपने कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि रंजना सोफे पर बैठी है और टीवी देख रही है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि माँ से खाना मांगूं या नहीं। वैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि सुबह उनका मूड किसी बात को लेकर खराब हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो आज माँ ने मुझे खाने के लिए आवाज क्यों नहीं लगाई? माँ रोज तो ऐसा करती थी। पापा के जाने के बाद से यही चल रहा है। रंजना की नजर नेहा पर पड़ जाती है। क्या हुआ? क्यों खड़ी है? माँ, भूख लगी है। अरे ये भिखारी लोग भी ना चैन से नहीं रहने देते, कभी कुछ कभी कुछ। चल जा, किचन में जा और खाना रखा है, उठाकर खा ले। ठीक है माँ, लेकिन बर्तन भी साफ करके रख देना। नेहा किचन में गई तो उसने देखा कि वहाँ रात का बासी खाना है। नेहा की माँ के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने वही खाना रोते हुए खा लिया। इस प्रकार 1 महीना बीत गया और आलोक के वापस आने का समय हो गया।
रंजना बेड पर बैठकर इंस्टाग्राम चला रही है। आलोक आज पूरे 1 महीने बाद घर आया, लेकिन रंजना ने उसे इग्नोर कर दिया। रंजना, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो? अरे भाई, मैं इतने दिनों बाद घर आया हूँ, क्या तुमको खुशी नहीं हुई? ओ हाँ, समझ गया, मैं तुम्हें वीडियो कॉल नहीं कर पाया, शायद इसीलिए मुझसे नाराज हो। रंजना, मैं बहुत टेंशन में था और अब मुझे फीवर भी है। इतने पागल क्यों हुए जा रहे हो? क्यों इतना शोर कर रहे हो? अरे विदेश से आए हो ना, कोई फौज से थोड़ी ना आए हो जो घर को इतना सिर पर उठा कर रखा है। मतलब ये क्या हो गया है तुम्हें? मैं इतनी टेंशन में हूँ, फिर भी खुश होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। मैं अभी अपने दोस्तों के साथ व्यस्त हूँ, सभी इंस्टाग्राम पर चैट कर रहे हैं। रुको, अभी बाद में बात करते हैं। रंजना अपने फोन पर लग जाती है। आलोक गुस्से में कमरे से बाहर निकल आता है। नेहा बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही है। वो अपने पापा को 1 महीने में हुई सारी बातें बताती है। आलोक बुखार से तप रहा है, लेकिन उसका ध्यान नेहा रखती है। रंजना उठकर भी नहीं आती। क्या हुआ पापा, आप किस टेंशन में हो? बेटा, अब तेरे अलावा कौन है सुनने वाला? हमारी कंपनी डूब गई और मुझ पे अब बहुत कर्जा हो गया है। कोई बात नहीं पापा, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। नेहा आलोक का अब और भी ज्यादा ध्यान रखती है। नेहा अपने टैबलेट में ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। आलोक भी वहीं बैठा है। तभी वहाँ रंजना आती है। जब देखो तब इंटरनेट खत्म करती रहती है। किचन में काम पड़ा है, ये भी नहीं कि उसे देख लूं, क्योंकि तेरे बाप ने ही तो करवाया है ना रिचार्ज। रंजना, ये कौन सी तमीज है बच्चों से बात करने की? और रिचार्ज मैं नहीं कराता तो कौन कराता है? अब ये घर भी बेच रहा हूँ मैं। भिखारी लोग, तुम्हारे पास घर होगा तभी तो बेचोगे। क्या तुम जानते नहीं कि ये घर मेरा है? मैं कितनी अमीर हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और तुम्हारा बिजनेस, वो तो डूब गया है, मुझे सब पता है। अब तुम दोनों बाप बेटी गरीब हो। ओहो, तो तुम्हारा व्यवहार अचानक से बदलने का कारण ये है। चलो, अच्छा हुआ कि तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। तो सुनो मैडम, जिस दिन तुमने मुझसे पेपर साइन करवाए थे, मुझे पता था कि वो पेपर्स मेरे प्रॉपर्टी के हैं और मैं विदेश नहीं गया था, इसीलिए मैंने वीडियो कॉल नहीं की। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये घर पहले ही मैं भारत सरकार को गिरवी रख चुका हूँ। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है और नेहा ने जासूसी करके सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जिसकी वजह से तुम्हें अब जेल भी हो सकती है। मैं और नेहा अब यहाँ से जा रहे हैं। रंजना वहीं खड़ी रह जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। नेहा अपने पिता के साथ वहाँ से चली जाती है।